हेलो फ्रेंड्स, मैं एसपी स्वागत करता हूं आपका अधिगमन चैनल पर। फ्रेंड्स, सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी मनोविज्ञान एंड शिक्षा शास्त्र की क्लास कर रहे हैं। इसमें आज हम करेंगे मनोविज्ञान एक परिचय। बेसिकली ये जो सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं सीटेट 2020 जो 31 जनवरी 2020 को होने वाला है उससे संबंधित हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो मनोविज्ञान एक परिचय को लेकर आज हम करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक है, ग्रीक भाषा का शब्द है। बेसिकली साइकोलॉजी जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है, उसे जान लेते हैं। पहला है फ्रेंड्स साइकी प्लस दूसरा है लॉगस। साइकी का मतलब होता है फ्रेंड्स आत्मा यानी कि सोल, एंड लॉगस मतलब होता है स्टडी अर्थात अध्ययन। कुल मिलाकर फ्रेंड्स, जब भी हम साइकोलॉजी या मनोविज्ञान के डेवलपमेंट विकास की बात करते हैं तो सबसे पहले सब पे हम चलते हैं। तो सब की बात करें यानी साइकोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द के साथ साथ ये साइकी प्लस लॉगस दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला साइकी का मतलब होता है सोल यानी कि आत्मा, एंड लॉगस का मतलब होता है स्टडी अर्थात अध्ययन। तो कुल मिलाके जब भी हम मनोविज्ञान के विकास की बात करते हैं तो मनोविज्ञान का विकास जो निर्धारित होता है वो 16वीं सेंचुरी यानी कि 16वीं शताब्दी से इसकी शुरुआत मानी जाती है। 16वीं शताब्दी में इसका विकास निर्धारित हो गया कुल मिला के मनोविज्ञान का। मनोविज्ञान पहले दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी की एक शाखा ही उसी शाखा से निकलकर इसका जन्म होता है। तो विकास की बात करें 16वीं सेंचुरी यानी कि 16वीं शताब्दी में इसका विकास हो जाता है। तो 16वीं शताब्दी की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान या फिर ये कहें आत्मा का अध्ययन माना जाता था। कुल मिला के जैसे फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र में आत्मा और परमात्मा के अध्ययन की बात करते हैं, इसी तरह से इस एक नई ब्रांच निकल कर आई जिसे मनोवैज्ञानिकों ने साइकोलॉजी कहा यानी कि मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के हमने अर्थ की बात की, साइकी मतलब आत्मा, ठीक है, एंड लॉगस मतलब स्टडी। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि स्टडी ऑफ सोल यानी 16वीं सेंचुरी 16वीं शताब्दी में जब भी मनोविज्ञान की बात होने लगी तो कहा जाने लगा कि आत्मा का अध्ययन या आत्मा का जो स्टडी है स्टडी ऑफ सोल, आत्मा के अध्ययन को मनोविज्ञान नाम दे दिया गया। विकास की हमने बात की तो फ्रेंड्स यहाँ पे दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले विकास क्रम की यदि हम बात करते हैं तो 16वीं सेंचुरी यानी कि 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को यानी आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। सबसे पहले यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग में 16वीं सेंचुरी 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान कह लें या फिर कह लें आत्मा का अध्ययन। तो 16वीं शताब्दी में जब से मनोविज्ञान का विकास निर्धारित होता है उस समय मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान या फिर आत्मा का अध्ययन कहा जाता था। कुल मिलाकर मनोविज्ञान के अंतर्गत आत्मा का अध्ययन किया जाता था। ठीक है, मानव आत्मा का अध्ययन किया जाता था। तो इसको मानने वाले में यदि हम बात करें सबसे पहले कौन थे यानी अरस्तु, प्लेटो एंड डेकार्टे। फ्रेंड्स, इस तरह से भी कहा जा सकता है कि सबसे पहले 16वीं शताब्दी में 3 फिलोसफर हुए। ठीक है, ये मनोवैज्ञानिक नहीं थे, ये दार्शनिक थे। तो इन्होंने माना कि मनोविज्ञान जो है यानी कि साइकोलॉजी आत्मा का अध्ययन है, इसके अंतर्गत मानव आत्मा का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, या फिर आत्मा का विज्ञान है, इन्होंने माना। तो पहले अरस्तु, दूसरे प्लेटो और तीसरे डेकार्टे। ठीक है, तो इन्होंने माना कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन है। ठीक, तो विकास हो गया यहाँ पे 16वीं सेंचुरी से स्टार्ट होता है। यदि हम बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे इंपोर्टेंट है यानी फादर ऑफ साइकोलॉजी की यदि हम बात करते हैं यानी मनोविज्ञान का जनक या मनोविज्ञान का पितामह, तो फ्रेंड्स अरस्तु को मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है, अरस्तु को मनोविज्ञान का
पिता माना जाता है या फादर ऑफ साइकोलॉजी। ये हमने बात की 16th सेंचुरी में मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन कहा जाता था। कुल मिला के 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान के अंतर्गत आत्मा का अध्ययन होता था। ठीक, तो जब भी हम विकास क्रम की बात करते हैं मनोविज्ञान के, तो मनोविज्ञान का विकास क्रम, ठीक है, लगभग 300-400 साल पुराना है। इस तरह से धीरे धीरे, ठीक है, इसका विकास क्रम निर्धारित हुआ है। आज हम बात करते हैं, आज जो इसकी दिशा और दशा है वो अलग है, इसकी स्टडी अलग है, इसकी स्टडी और किसी पक्ष में की जाती है। सबसे पहले 16th सेंचुरी में आत्मा का अध्ययन किया जाता था। 16th सेंचुरी के बाद यदि हम बात करें 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी की यदि हम बात करते हैं, तो धीरे धीरे यानी कि 100 साल बाद मन या मस्तिष्क का अध्ययन किया जाने लगा। कुल मिला के इसकी परिभाषा, ठीक है, बदल गई। तो अब मन का अध्ययन किया जाने लगा या फिर मन का विज्ञान। कुछ और मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने मनोविज्ञान के अंतर्गत जो आत्मा का अध्ययन किया जाता था उसको बिल्कुल नकार दिया। ठीक है, विवाद उत्पन्न हो गया। उसके बाद इन्होंने ये निश्चित किया कि मनोविज्ञान जो है, मन यानी कि हमारा मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क का अध्ययन ही मनोविज्ञान है, या फिर मनोविज्ञान के अंतर्गत हम मानव के मस्तिष्क यानी कि मन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, यानी कि आत्मा की यदि हम बात करें, आत्मा बिल्कुल ऐसी वस्तु है यानी कि वो दिखाई नहीं देती, जिसका कोई रूप स्वरूप नहीं है, जिसका अध्ययन इम्पॉसिबल है, मतलब ना के बराबर है। हम आत्मा का किसी भी तरीके से कोई अध्ययन नहीं कर सकते। तो इन्होंने नकार दिया कुल मिला के। अब हम बात करते हैं, यानी 16th सेंचुरी में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा जाने लगा। मन के विज्ञान की यदि हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो हमने बात की यानी फादर ऑफ मनोविज्ञान यानी अरस्तु। इसके बाद मन का विज्ञान जो मानने वाले थे मनोविज्ञान को मन का विज्ञान 17th सेंचुरी में, वो थे पंपोनोजी। पंपोनोजी महोदय ने माना कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान ना होकर मन यानी कि मानव मस्तिष्क का विज्ञान है, यानी कि मानव का जो माइंड है उसका हम स्टडी, उसका अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के 17वीं शताब्दी आते आते मनोविज्ञान को या फिर मनोविज्ञान के अंतर्गत मन, मानव मस्तिष्क का अध्ययन किया जाने लगा। इसीलिए पंपोनोजी महोदय ने इसको मन आत्मा का विज्ञान ना कहकर मन का विज्ञान कहा। ठीक है, यदि हम यहाँ पे बात करते हैं, पंपोनोजी के समर्थक की बात करते हैं, जैसे हमने पहले बात की, अरस्तु के साथ साथ इनका समर्थन करने वाले थे, यानी कि आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान को अरस्तु के साथ साथ प्लेटो एंड डेकार्ट। पंपोनोजी के साथ साथ यदि हम बात करें, ठीक है, तो पंपोनोजी के साथ भी इनके जो समर्थक थे, ठीक है, उसमें इनके समर्थन देने वाले थे। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं फ्रेंड्स, यानी कि जॉन लॉक। जॉन लॉक ने इनका पूर्ण समर्थन किया कि यस, मनोविज्ञान किसी आत्मा का अध्ययन ना कह के हम मनोविज्ञान को मन का या मस्तिष्क का विज्ञान कह सकते हैं, क्योंकि मन का मानव मस्तिष्क का अध्ययन बड़ी आसानी से किया जा सकता है। ये इनके अकॉर्डिंग, यानी कि ये 17वीं शताब्दी की परिभाषा है। 16वीं शताब्दी के बाद 17वीं शताब्दी की ये परिभाषा मनोविज्ञान की बनी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इनके समर्थन में आए जॉन लॉक। जॉन लॉक के बाद आए रिचेरी। ठीक है, रिचेरी के बाद यदि हम बात करते हैं तो थॉमस रीड। ये 3 मनोवैज्ञानिक इन्होंने समर्थन किया, ठीक है, पंपोनोजी का, कि मानव का अध्ययन, मानव मस्तिष्क का अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए मनोविज्ञान की परिभाषा 17वीं शताब्दी में बिल्कुल चेंज हो गई, यानी कि बदल गई। ठीक है, तो हमने बात की यहाँ पे 16th सेंचुरी में आत्मा का विज्ञान, 17वीं शताब्दी में मन यानी कि मस्तिष्क का विज्ञान। ठीक, अब मन का विज्ञान इन्होंने क्यों माना, ये दूसरा विषय है। ठीक, इस पर हम और किसी दिन डिस्कस कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे एक परिचय की बात कर रहे हैं तो मनोविज्ञान का एक परिचय ले लीजिए। उसके बाद धीरे धीरे आपको चीजें बहुत इजीली समझ आती जाएंगे। इसके साथ यदि हम बात करते हैं फ्रेंड्स, 17th के बाद 19th सेंचुरी की बात आती है। ठीक है, और 100 साल गुजरते हैं, धीरे धीरे दोबारा से विवाद उत्पन्न होता है। ठीक है, फिर से पंपोनोजी के बाद एक मनोवैज्ञानिक और आते हैं, वो मानते हैं यानी कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान ना होकर ये चेतना यानी संवेदना का विज्ञान है। उन्होंने इनकी भी परिभाषा को बिल्कुल नकार दिया और वो कहा
कहने लगे कि मनोविज्ञान के अंतर्गत हम ना तो आत्मा का अध्ययन कर सकते, ना मन का अध्ययन कर सकते, हम चेतना यानी कि संवेदना, जो मानव मस्तिष्क में उत्पन्न संवेदना होती हैं, उनका अध्ययन हम उनकी स्टडी कर सकते हैं। इसलिए इसका अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत संवेदना, मानव संवेदना या चेतना का अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको मानने वाले की यदि हम बात करते हैं तो वो विल्हम वुंट, क्लियर, विलियम वुंट महोदय ने 19वीं सेंचुरी में यह माना कि मनोविज्ञान जो है वो मानव की चेतना या संवेदना का अध्ययन है। ठीक है, इसके अंतर्गत हम मानव के चेतना, जो मानव मस्तिष्क में संवेदना उत्पन्न होती हैं, उनका इजीली स्टडी कर सकते हैं, उनका अध्ययन कर सकते हैं। तो कुल मिला के 19वीं शताब्दी तक जो मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान या संवेदना का विज्ञान कहा जाने लगा। विलियम वुंट की यदि हम बात करें तो फ्रेंड्स इन्होंने ही यानी कि 1879 काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये डेट इंपॉर्टेंट है। 1879 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, क्लियर। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहां पर स्थापित हुई, किस सन में स्थापित हुई, या फिर स्थापित करने वाले कौन थे। तो फ्रेंड्स यानी कि मनोविज्ञान को चेतना या संवेदना का विज्ञान मानने वाले विल्हम वुंट, जिन्होंने 1879 यानी कि 1879 में प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। ये प्रयोगशाला कहाँ पे स्थापित की, तो फ्रेंड्स ये यानी जर्मनी में की, लिप्जिंग जर्मनी, क्लियर। तो जर्मनी का एक शहर है लिप्जिंग, वहां पे इन्होंने मनोविज्ञान की एक प्रथम लेबोरेटरी यानी प्रयोगशाला स्थापित की। उसी में इन्होंने मानव की चेतना और संवेदना का अध्ययन किया। ठीक है, अध्ययन के बाद इन्होंने यह बताया कि मनोविज्ञान के अंतर्गत हम मानव की चेतना और संवेदना का अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए पहले जितनी भी परिभाषा मनोविज्ञान या साइकोलॉजी की थी, उनको नकारते हुए विलियम वुंट महोदय ने माना कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि 3 परिभाषाएं बदल चुकी हैं। 16वीं सेंचुरी जब मनोविज्ञान का विकास की बात आती है तो आत्मा का विज्ञान कहा जाता था मनोविज्ञान को। धीरे धीरे मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा जाने लगा। पंपोनो जी इसका समर्थन करते थे, पंपोनो जी ने यह परिभाषा दी। 19वीं शताब्दी की बात करें तो चेतना यानी कि संवेदना का विज्ञान यानी कि विलियम वुंट महोदय ने बताया। 1879 लिप्जिंग जर्मनी में इन्होंने लेबोरेटरी स्थापित की। ठीक है, उसमें अध्ययन के बाद इन्होंने पाया कि मानव की जो संवेदना है, जो चेतना है मानव मस्तिष्क में जो उत्पन्न होती है, उनकी स्टडी बड़ी आसानी से की जा सकती है। ठीक, तो फ्रेंड्स 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान की इस तरह से परिभाषा बदल जाती है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि प्रथम प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित थी, किसने स्थापित की। ठीक है, तो अब एक और यानी कि एक और चीज इंपॉर्टेंट निकल कर आती है, प्रायोगिक मनोविज्ञान। प्रायोगिक मनोविज्ञान मतलब यानी कि मनोविज्ञान में पहले विज्ञान को यानी कि मनोविज्ञान को पहले विज्ञान नहीं माना जाता था, मतलब अध्ययन किया जाता था। अध्ययन की जैसे हम बात करें तो आत्मा का अध्ययन, मन का अध्ययन। ठीक है, लेकिन अब विलियम वुंट ने 1879 में एक लेबोरेटरी स्थापित करने के बाद यानी कि मनोविज्ञान को एक विज्ञान प्रतिस्थापित कर दिया। कुल मिलाकर इन्होंने चेतना, मानव की संवेदना और चेतना का अध्ययन इन्होंने किया, तो प्रायोगिक मनोविज्ञान बन गया। कुल मिलाके इनके बाद से मनोविज्ञान को हम विज्ञान कहने लगे। विज्ञान मतलब यानी कि चेतना का विज्ञान, ठीक है, आत्मा का विज्ञान या फिर मन का विज्ञान। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है प्रायोगिक मनोविज्ञान के फादर किसे कहा जाता है। ठीक है, या मनोविज्ञान को प्रायोगिक किसने बनाया था, विलियम वुंट महोदय ने। बिल्कुल नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई फ्रेंड्स। हमने बात की यानी 16वीं सेंचुरी, 17वीं सेंचुरी, आते आते 19वीं सेंचुरी में बिल्कुल परिभाषा बदल गई। लेकिन क्वेश्चन आपके माइंड में ये बन रहा होगा कि आज जो हम बात करते हैं मनोविज्ञान के, उसमें तो कुछ और ही है। ठीक है, आत्मा का अध्ययन नहीं है, मन का अध्ययन नहीं है, चेतना या संवेदना का अध्ययन नहीं है। आज जो हम बात करते हैं फ्रेंड्स, यानी कि आते आते अब हम बात करते हैं 20वीं सेंचुरी यानी कि 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी आते आते मनोविज्ञान में
की जो परिभाषाएं थी, जो स्टडी थी, अध्ययन थे, ठीक है, उसमें और विवाद उत्पन्न हुआ। आगे चल के और मनोविज्ञान उन्होंने और परिभाषाएं दी। ठीक, तो अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे विलियम वुंड का समर्थन करने वाले कौन कौन थे, यहाँ पे लिख लेते हैं। विलियम वुंड का समर्थन यानी कि 19वीं सेंचुरी में इन्होंने संवेदना का विज्ञान कहा, तो सबसे पहले इनके समर्थन में आए यानी कि विलियम जेम्स, ठीक है, विलियम जेम्स और जेम्स सली। इन दोनों ने इनका समर्थन किया कि यस, हाँ, ठीक है, क्योंकि इन्हीं की लेबोरेटरी में ये अध्ययन करते थे, यानी चेतना, मानव चेतना का अध्ययन किया, और इन्होंने भी पाया, इनके समर्थन में आए विलियम जेम्स और जेम्स सली कि यस, जो मनोविज्ञान है वो मानव चेतना या संवेदना का विज्ञान है। ठीक है, तो क्लियर। विलियम वुंड से संबंधित कई क्वेश्चन बनते हैं। अब हम बात करते हैं 20वीं शताब्दी यानी कि 20th सेंचुरी आते आते, ठीक है, तो एक और नाम आता है वॉटसन महोदय का, आपने नाम सुना होगा, यानी कि जेबी वॉटसन। वॉटसन महोदय का नाम आता है। वॉटसन महोदय ने मनोविज्ञान की परिभाषा बिल्कुल ही बदल दी। इन्होंने बात की व्यवहार की। व्यवहार मतलब मानव बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर। कुल मिला के इनका मानना था कि मनोविज्ञान में संवेदना, मानव मस्तिष्क के अंतर्गत जो संवेदना, जो चेतना उत्पन्न होती हैं, ठीक है, वो मूर्त और अमूर्त दो अवस्थाओं में हो सकती हैं, उनका अध्ययन, ठीक है, उनके एक जो प्रकार है उसका अध्ययन तो निश्चित है, लेकिन दूसरी का नहीं है। इसलिए इन्होंने माना कि जो संवेदना है, मानव मस्तिष्क में उत्पन्न संवेदना है, ठीक है, यानी कि मानव मस्तिष्क के अंतर्गत दबी हुई जो दशा है वो संवेदना है, लेकिन उसका जो उजागर रूप है, आंतरिक रूप के साथ साथ जो बाहर जो भी क्रिएटिविटी यानी कि एक्टिविटी करता है मानव, ठीक, उसको इन्होंने नाम दिया व्यवहार, ठीक है, बिहेवियर, यानी कि मानव की चेतना जो अपना एक उत्तेजित रूप लेती है, मतलब उसको उजागर करती हैं, कुल मिलाकर एक एक्टिविटी, एक क्रियाकलाप प्रतिस्थापित होता है। उन्होंने, जेबी वॉटसन ने कहा कि वो व्यवहार है, ठीक है, यानी कि मानव मस्तिष्क के अंतर्गत उत्पन्न जो संवेदना है, ठीक है, जब भी वो नई दशा लेती हैं, यानी बाहर रूप उनका आता है, तो बच्चा कोई भी एक्टिविटी करता है, ठीक। मान लीजिए, एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। किसी बच्चे को एक टीचर ने डांटा, ठीक है, या ये कहा कि आपको ये होमवर्क दे दिया, होमवर्क करना है। होमवर्क देखने के बाद जैसे उसने नोटबुक ओपन की, ठीक है, नोटबुक ओपन करने के बाद उसने पाया कि यहाँ पे टीचर ने कोई भी हमारे लिए होमवर्क लिखा है। होमवर्क लिखने के बाद उसके माइंड यानी मस्तिष्क में एक संवेदना, एक चेतना उत्पन्न हुई कि यस, मुझे इस तरीके से होमवर्क करना है, ठीक है, चाहे किसी बुक की हेल्प लेनी है, अपने पेरेंट्स या एल्डर ब्रदर की हेल्प लेनी है, ठीक। उसके साथ उसके मस्तिष्क में चेतना यानी संवेदना उत्पन्न हुई, ठीक है, संवेदना का दूसरा रूप है। उसके साथ उसने पेन, पेंसिल, इरेजर आदि उठाने के बाद नोटबुक पे अपना होमवर्क शुरू कर दिया। कुल मिला के जब उसने अपना होमवर्क शुरू किया, यानी कि कोई भी क्रियाकलाप या एक्टिविटी करने लगा बच्चा, क्या करने लगा फ्रेंड्स, यानी कि एक्टिविटी, यानी कि ये मन की बाह्य दशा हो गई और जो चेतना है वो आंतरिक दशा। तो मन की बाह्य दशा जो बच्चा एक्टिविटी करने लगा, तो जेबी वॉटसन ने उसको व्यवहार कहा, ठीक। तो कुल मिलाकर जेबी वॉटसन मानते हैं कि मानव का जो व्यवहार है उसका अध्ययन बहुत इजीली किया जा सकता है, ना तो चेतना का, उसमें बहुत सारी परेशानी है, न इससे पहले मन का अध्ययन या आत्मा का अध्ययन, ठीक है। तो सारी परिभाषाओं के बाद इन्होंने एक नई परिभाषा दी कि हम मनोविज्ञान या फिर मानव का जो व्यवहार है, ठीक है, उसका अध्ययन बहुत आसानी से कर सकते हैं। मानव के व्यवहार के अनुसार ही हम मानव की प्रत्येक दशा का हम अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। तो जेबी वॉटसन, इसीलिए इनको व्यवहारवादी कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। तो इन्होंने मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, 16वीं सेंचुरी, 16वीं शताब्दी से चलते चलते 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी तक मनोविज्ञान ने एक नया रूप ले लिया, कुल मिला के व्यवहार का अध्ययन, या फिर कह सकते हैं साइंस ऑफ बिहेवियर। जेबी वॉटसन के बाद व्यवहार को, या फिर 20th सेंचुरी में मनोविज्ञान को
साइंस ऑफ बिहेवियर यानी कि व्यवहार का अध्ययन कहा जाने लगा। ठीक है, तो आज हम 21st यानी कि 21वीं शताब्दी की बात करें या 20वीं शताब्दी के बाद से हम मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। आज जो हम स्टडी करते हैं वही करते हैं, यानी कि मनोविज्ञान को मानव व्यवहार का अध्ययन मानते हैं और उसी की स्टडी करते हैं। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मनोविज्ञान एक परिचय में हमने डिस्कस किया। सबसे पहले साइकोलॉजी, साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। 16th सेंचुरी में इसका विकास हो जाता है। फादर ऑफ साइकोलॉजी यदि मनोविज्ञान के पिता की बात करें तो अरस्तु हो गए। ठीक है, 16th सेंचुरी 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान या फिर आत्मा का अध्ययन कहा जाता था। ठीक है, उसको मानने वाले अरस्तु, प्लेटो एंड डेकार्टेस। ठीक है, फादर ऑफ साइकोलॉजी अरस्तु हो गए। 17th सेंचुरी की बात करें तो मन का विज्ञान यानी मस्तिष्क का विज्ञान, ठीक है, यानी साइंस ऑफ माइंड को मानने वाले पंपोनोजी, पंपोनोजी का समर्थन करने वाले जॉन लॉक, ठीक है, रिपेरी एंड थॉमस रीड, इन्होंने इनका समर्थन किया। क्लियर। इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो यहाँ पे 19th सेंचुरी में चेतना और संवेदना का विज्ञान यानी मनोविज्ञान को चेतना और संवेदना की स्टडी कहा जाने लगा। कुल मिला के विलियम वुंड ने इस तरह की अपनी डेफिनेशन दी। 1879 लिप्सिंग जर्मनी में इन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम लेबोरेटरी प्रतिष्ठापित की। ठीक है, इसी के बाद से इनको यानी कि प्रायोगिक मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है विलियम वुंड को। इन्होंने ही मनोविज्ञान को विज्ञान का रूप दिया। ठीक है, इन्होंने ही प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि मानव की जो संवेदना है उसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक, तो क्लियर। प्रथम लेबोरेटरी होगी लिप्सिंग जर्मनी 1879। 20th सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाने लगा। ठीक है, जेवी वॉटसन जो व्यवहारवादी हैं या फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, ठीक है, व्यवहारवाद के पिता जेवी वॉटसन को माना जाता है फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। यदि इनके समर्थन की बात करें, समर्थन क्या आज 20वीं शताब्दी के बाद से 21st यानी कि 21वीं शताब्दी में भी हम मनोविज्ञान को पढ़ते हैं तो मनोविज्ञान एक व्यवहार, मानव व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। मानव जितनी भी एक्टिविटी करता है, जो भी क्रियाकलाप करता है, जिस तरीके से व्यवहार करता है, उसके अकॉर्डिंग मनोवैज्ञानिक, ठीक है, उसका अनुमान लगाते हैं कि मानव किस तरह से अपना व्यवहार करता है। तो कुल मिलाकर स्टडी की जा सकती है मानव व्यवहार की। आज की परिभाषा ये है, आज हम इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ मनोविज्ञान में हम बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, जैसे मैंने यहाँ पे बात की CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की जब हम बात करेंगे तो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज हम नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी यानी कि मनोविज्ञान एक परिचय। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक, धीरे धीरे इसी को लिंक करते हुए नेक्स्ट क्लासेस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो रहेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यदि आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल अधिगम मंच को सब्सक्राइब करें। मैं SP आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।